कक्षा 11 में हिंदी साहित्य का पेपर हो चुका है, जो राज्य समान परीक्षा अर्धवार्षिक की आयोजित हो रही है 2024-25 में। उसमें आज हम हिंदी साहित्य के पेपर को हल करेंगे। 11वीं कक्षा का ये पेपर है। देखते हैं कैसा आया। आप अपना मूल्यांकन कीजिए। पहली बार यदि YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पहला प्रश्न अपठित गद्यांश को लेकर के था, जिसमें 4 प्रश्न पूछे थे। परोपकार किसे कहा गया है? देखिए, दूसरों की भलाई को परोपकार कहा है। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ यहाँ आया पुण्य, कर्तव्य, सत्कर्म और सदाचार। गद्यांश का मूल भाव क्या है? गद्यांश का मूल भाव है दूसरों के प्रति हित की भावना रखना या भलाई का भाव रखना, दूसरों की मदद करना। और उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? परोपकार। इसका उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? परोपकार इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। दूसरा ये अपठित पद्यांश आया था, इसको पढ़ना था और फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने थे। प्रस्तुत काव्यांश का शीर्षक क्या है? जो अपठित पद्यांश आया था, इसका शीर्षक लिखना है। तो इसका शीर्षक हो जाएगा किसान की धरती। केवल किसान भी लिख सकते हैं, किसान की धरती या किसान और उसकी ज़मीन। कवि ने धरती का असली स्वामी किसको बताया? किसान को बताया है। नए वर्ष में किसान के लिए उसकी प्राप्ति, किसकी प्राप्ति होती है? तो नई फसल के अन्न की। नई जो फसल आती है, उस नई फसल का जो अन्न है उसकी प्राप्ति होती है। प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा काव्य गुण है? इसमें प्रसाद काव्य गुण है, क्योंकि सीधा साधा अर्थ निकलता है। 3 तरह के काव्य गुण हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। तीसरा प्रश्न, जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं? जनसंचार के माध्यम 4 हैं, बता रखे हैं आपको। जो 11वीं क्लास के 1 शॉट क्लास अगर आपने देखी होगी, अभिव्यक्ति माध्यम के सारे प्रश्न उसी में से हैं। प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट, ये 4 माध्यम हैं। समाचार के तत्व कौन कौन से? समाचार के तत्व भी देखिए। पहले आ जाएगा आपके प्रेषक, संदेश भेजने वाला। फिर 2 नंबर पर संदेश। 3 पे आ जाएगा वो संदेश को एनकोडिंग करेगा। 4 पे माध्यम। 5 पे आ जाएगा प्राप्तकर्ता। 6 पे वो डिकोडिंग करेगा और 7 पे फीडबैक। ये संचार के मुख्य तत्व हैं। इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना था। इंटरनेट लाभ और हानियाँ, कंप्यूटर शिक्षा, आधुनिक समय की आवश्यकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्लास्टिक थैली पर्यावरण की दुश्मन। साथ में आपको एक कार्यालय पत्र भी दिया था कि बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति के लिए अपने आप को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सिरोही मानते हुए राजस्थान बोर्ड को, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को एक कार्यालय पत्र लिखना है। और इसके अथवा में जो रोजगार संबंधी पत्र थे, उसमें से आपको दिया है अपना बायोडेटा बनाना, स्ववृत्त लिखना है। फिर देखिए 7वां प्रश्न है, अपने विद्यालय में वार्षिकोत्सव पर एक प्रतिवेदन लिखना है और वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ, उसकी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी है। यहाँ से व्यावहारिक व्याकरण जो काव्य शास्त्र वो शुरू हुआ। संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या 33 है। और हिंदी आचार्यों ने रसों की संख्या कितनी मानी है? रस 11 हैं और मुख्यतः रस कितने? 9। साहित्य की लय, सुर, तुक, यति, गति वाली रचना क्या कहलाती है? ये रचना छंद कहलाती है। गण कितने प्रकार के होते हैं? गण 8 प्रकार के होते हैं। ये, माता, राज, बान, असलगा। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और जिस छंद में वर्णों की गणना की जाए उसे वर्णिक छंद कहते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा हम देख लेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, अलंकार किसे कहते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं उनको अलंकार कहते हैं। 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। इसी तरह
यमक अलंकार की परिभाषा, तो काव्य में जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो बार आए या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार जो अर्थ है उसका वो अलग अलग हो, तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है इसका बहुत प्रसिद्ध, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जगवा पाए बोराए। इसके बाद व्याख्या वाला प्रश्न आया था, ये खेलन में काको गुसैया, ये पद किसका है? सूरदास जी का है। सूरदास जी का ये पद है, सूर सागर से लिया गया है, ब्रज इसकी भाषा है और इसमें कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। और दूसरा ये जो अंश है ये आपके पंत की कविता है, संध्या के बाद। कौन सी कविता है? संध्या के बाद। उस संध्या के बाद की कविता से लिया गया, जिसमें ग्रामीण जनजीवन के विविध सामाजिक यथार्थ की झांकी प्रस्तुत की गई है। साँझ का वर्णन है, जनजीवन का वर्णन है, प्रकृति का चित्रण है। चौथा प्रश्न है, गद्यांश की व्याख्या आई थी, तो ये जो अंश है ये आपके जो दोपहर का भोजन अमरकांत की कहानी है, दोपहर का भोजन अमरकांत की जो कहानी है उसमें से ये लिया गया है। और इस कहानी में है क्या? गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसकी कहानी है दोपहर का भोजन। इसी प्रकार ये जो अथवा में जो व्याख्या है ये आपके ईदगाह कहानी से, जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह, जिसमें ग्रामीण जनजीवन का चित्रण है, मुस्लिम जो परिवेश है उसका चित्रण है और बाल मनोविज्ञान का इसमें चित्रण किया गया है। 15वां प्रश्न देखिए, प्रेमचंद हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय लिखना। जो हरिशंकर परसाई है, व्यंग्य के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। दोपहर का भोजन पाठ के लेखक कौन है? इसके लेखक अमरकांत। कौन है? अमरकांत इसके लेखक है। हामिद ने मेले में से क्या खरीदा? हामिद ने मेले में से चिमटा खरीदा था। और टॉर्च बेचने वाला व्यंग्य पाठ में आपको क्या शिक्षा मिलती है? जो इसमें धार्मिक पाखंड है उस धार्मिक पाखंड पर अपने को, इस धार्मिक पाखंड का अनुसरण नहीं करना बल्कि इसको तोड़ना है। धार्मिक रूप से अगर कोई ठगी हो रही है तो उसका विरोध करना है, ये शिक्षा मिलती है। ईदगाह कहानी का मूल भाव क्या है? ईदगाह कहानी का मूल भाव है बाल मनोविज्ञान का चित्रण करना, ग्रामीण परिवेश का चित्रण करना। प्रेमचंद जी की कहानी है। गूंगे कहानी को पढ़कर आपके मन में कौन से भाव प्रकट होते हैं? गूंगे कहानी को पढ़ कर के जो भाव प्रकट होते हैं वो संवेदनशीलता के भाव प्रकट होते हैं। यानी जो गूंगे कहानी है उसमें दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन समाज के लोग संवेदनहीन है और अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति वो सचेत नहीं है। यहाँ से आपके छोटे प्रश्न पूछे थे। सूरदास का सबसे प्रमुख ग्रंथ सूरसागर। कवि देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी। कबीर की रचनाएं कौन से ग्रंथ में? बीजक। अरे इन दोहून राह न पाए, कबीर ने इससे क्या आशय दिया? जो हिंदू और मुसलमान हैं वो बाह्य आडंबर कर रहे हैं और धर्म के नाम पर जो आडंबर फैला रहे हैं उन पर व्यंग्य किया गया कि जो उनका धर्माचरण है और बाह्य आडंबर है उस पर प्रहार किया है कि ये ईश्वर प्राप्ति का सही मार्ग नहीं है। पंत की कविता संध्या के बाद में काव्य सौंदर्य लिखना है, तो काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष कला पक्ष दोनों लिखे जाते हैं। भाव पक्ष में तो हो जाएगा ग्रामीण जनजीवन का यथार्थवादी वर्णन किया है, जिसमें साँझ का वर्णन है, वहाँ की जनजीवन का वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है। और कला पक्ष में आ जाएगा कि इसकी भाषा तत्सम शब्दों से युक्त है, खड़ी बोली हिंदी है, उपमा अलंकार का बहुत सुंदर वर्णन इसमें किया है। अंतराल से देखिए, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल पाठ के लेखक कौन है? मकबूल फिदा हुसैन। कौन है? मकबूल फिदा हुसैन, ये इसके लेखक हैं। आवारा मसीहा के रचयिता विष्णु प्रभाकर।
विष्णु प्रभाकर हैं। और मकबूल फिदा हुसैन को कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली? तो चित्रकला में, पेंटिंग, चित्रकला या पेंटिंग कर सकते हैं। मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत कहाँ और कैसे वातावरण में? इंदौर शहर के स्कूल से इनकी शुरुआत हुई और यहाँ कोई चित्रकला का उचित वातावरण नहीं था। संघर्षों से जूझ करके इन्होंने चित्रकला में नाम कमाया। प्रतिभा छुपाई नहीं छुपती कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाली।